गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो, एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्टिवेशन फंक्शन स्टार्ट किया था। एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है ये मैं आपको बता दूं कि whenever we want to solve the complicated problems या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को जब हमको सॉल्व करना रहता है तो उस समय हम लोग न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं। न्यूरल नेटवर्क के कंसेप्ट्स को हम लोग, उस मॉडल को हम लोग यहाँ पर मशीन लर्निंग में लेके आ रहे हैं टू लर्न टू द मशीन, है ना। और उसमें जो न्यूरल नेटवर्क में जो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन, जैसे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और इसके बाद वो कुछ फंक्शनिंग करते हैं और फंक्शनिंग करने के बाद उसका जो भी आउटपुट आता है वो नेक्स्ट न्यूरॉन को सेंड कर देते हैं फॉर अनदर लेयर, दूसरी लेयर के न्यूरॉन्स को सेंड कर देते हैं, फिर वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, देन आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो क्या होता है, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट नंबर ऑफ लेयर से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना होता है। अलग अलग लेयर में अलग अलग न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स अपने एक्टिवेशन फंक्शन जैसे बोलते हैं अपन, एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू वो अपनी प्रॉब्लम्स को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद जो भी उसका आउटपुट आता है उस आउटपुट को वो नेक्स्ट लेयर में फॉरवर्ड करते हैं। दिस इज द वर्क ऑफ द न्यूरॉन्स एंड परफॉर्म बाय द एक्टिवेशन फंक्शन। उस जो भी वो फंक्शनिंग करते हैं उसे अपन बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन अपन बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से इन द न्यूरल नेटवर्क हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में देखिए V1, V2, V3 दीज आर द इनपुट्स एंड हर एक जो भी हम इनपुट आता है हमारे पास किसी अनदर न्यूरॉन से, उसका अपना एक वेटेड फैक्टर होता है, वेट होता है, जैसे J1, J2, J3, इस तरह से ये इसका वेट है कि V1 के लिए कितना वेटेज हम दे रहे हैं, V2 के लिए कितना वेटेज दे रहे हैं, V3 के लिए कितना वेटेज दे रहे हैं। उसके बेस पर ये इक्वेशन लगती है x इज इक्वल टू समेशन वेट इनटू इनपुट। वेट इनटू इनपुट मतलब यहाँ पर वेट है WJ1 और इनपुट क्या है V1, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस एक होता है बायस फैक्टर, है ना, प्लस एक बायस फैक्टर होता है। तो बायस फैक्टर में किसी भी ग्राफ में या जो भी आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को शिफ्ट करना है, या उस बायस मतलब अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसके बेस पर आप जो भी आउटपुट है उसे अपनी जरूरत के हिसाब से शिफ्टिंग कर सकते हैं, उसमें मूवमेंट ला सकते हैं। कोएफिशिएंट होते ही इसीलिए, कांस्टेंट वैल्यू होती है इसीलिए है कि कोई भी वैल्यूज को आपको करना है तब हम लोग बायस या कोएफिशिएंट वैल्यू का यूज करते हैं। क्लियर? अब मैं आपको बताऊंगा कि ये तो फॉर्मूला अपन लोगों ने कल ही डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हम आगे बढ़े थे कि रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन के रोल एंड इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, है ना। इसके बाद वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम का अपन लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। और इसके बाद जो आज की क्लास में हम लोगों को स्टार्ट करना था, एक्टिवेशन फंक्शंस के टाइप, मोस्ट पॉपुलर ऑफ द टाइप ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। मोस्ट पॉपुलर जो एक्टिवेशन फंक्शन मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो भी न्यूरॉन्स हैं या जो भी नोड हैं, जो इनपुट उनके पास आ रहा है उस इनपुट में ऑपरेशन वो परफॉर्म करेंगे और जो भी फंक्शनिंग करनी है, फंक्शनिंग करने के बाद वो आउटपुट नेक्स्ट लेयर के न्यूरॉन को फॉरवर्ड कर देते हैं फॉर फर्दर प्रोसेस। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो एक्टिवेशन फंक्शन हमारे पास पॉपुलर एक्टिवेशन फंक्शन अवेलेबल है, first is the sigmoid activation function which is also called the logistic activation function के नाम से अपन जानते हैं। फिर इसके बाद एक होता है 10H जिसे अपन हाइपरबोलिक टेंजेंट के नाम से जानते हैं, और एक होता है रेलू को अपन बोल सकते हैं रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट्स, है ना। तो इस तरीके से ये 3 मोस्ट पॉपुलर है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बट जो अपने सिलेबस और सारी चीजों के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो ये 3 है। 3 में भी 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्मोइड और रेलू। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनके लिए ये आता है कि सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन को डिफाइन करिए, उसकी मैथमेटिक्स है, उसके जो फॉर्मूला वगैरह यूज होते हैं वो उसको डिफाइन करिए, और रेलू रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट्स एक्टिवेशन फंक्शन को आप डिफाइन करिए, है ना।
तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कौन सा फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन मतलब अपने आप में ही फंक्शन ही होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन इसको बोलें तो इसमें जो फंक्शन अपन लोग यूज कर रहे हैं सिग्मोइड। सिग्मोइड देखिए इस ग्राफ में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें एस शेप में ग्राफ आपको दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? एस बना हुआ है ना। तो एस इसलिए उसको सिग्मोइड नाम दिया गया है। ये देखिए ये जो इस टाइप से जो दिखा रहा है ये एस टाइप में डिफाइन हो रहा है। और इसका मैथमेटिकल सिग्मोइड का मैथमेटिकल फॉर्म होता है a इज इक्वल टू 1/1 प्लस e रेज टू द पावर माइनस x, मतलब एक्सपोनेंशियल वैल्यू है ये, एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ द x की जो भी वैल्यू यहाँ पर ये आपके 2 पैरामीटर्स दिख रहे हैं यहाँ पर x है ना, और ये आपका ये दिख रहा है a के लिए, a का आउटपुट क्या है, ये फॉर्मूले में जो इसकी वैल्यू है, जैसे ये वाला पॉइंट पर z की वैल्यू क्या होगी, इस वाले पॉइंट पर z की वैल्यू क्या होगी, इस वाले पॉइंट पर z की वैल्यू क्या होगी, इस वाले पॉइंट पर z की वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू अपन इस फॉर्मूले में यहाँ रखेंगे, उसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस z। एक्सपोनेंशियल वैल्यू कैसे निकालते हैं ये चीज आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं, उसकी जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर रखेंगे अपन, 1 प्लस करके 1 के साथ डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट द सिग्मोइड वैल्यू। अब बात आती है कि ये सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन होता क्या है। इस सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन को अपन लोग लॉजिस्टिक एक्टिवेशन फंक्शन के नाम से जानते हैं, और इट इज ट्रेडिशनली वेरी पॉपुलर एक्टिवेशन फंक्शन फॉर द न्यूरल नेटवर्क। ये सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है इन द न्यूरल नेटवर्क, है ना। द आउटपुट टू द फंक्शन इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ वैल्यू ऑफ बिटवीन 0 and 1। देखिए इसमें जो भी आउटपुट ट्रांसफॉर्म होता है वो कैसा होता है, 0 से लेके 1 तक। ये सिग्मोइड की वैल्यू जो होती है ना, सिग्मोइड में जो भी आउटपुट आता है वो 0 से लेके 1 के बीच ही आता है। मतलब जब भी अपन लोग कोई एल्गोरिथम यूज करते हैं या जो लर्निंग की मेथड्स हम लोग यूज करते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि आप एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज कर रहे हैं, तो हम बताते हैं हम एक्टिवेशन फंक्शन में सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं, या लॉजिस्टिक भी बोलते हैं उसको, या फिर आप लोग जैसे 10H अपन ने देखा, या रैलू एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं। तो इनके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस जब अपन इसका कंपैरिजन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि अपन को कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना चाहिए। पहले के टाइम पे इनिशियल स्टेज पर सिग्मोइड और लॉजिस्टिक एक्टिवेशन फंक्शन यूज होता था, है ना, और इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होती है, मतलब थी नहीं, होती है ना। तो अब इसमें देखिए कुछ एडवांटेजेस अगर आप देखेंगे, इट इज द गुड फॉर क्लासिफायर मेथड जब अपन लोग यूज करते हैं, है ना, क्लासिफायर मेथड जब अपन लोग यूज करते हैं तब अपन लोग सिग्मोइड और लॉजिस्टिक एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करते हैं। और स्मूथ ग्रेडियंट प्रिवेंटिंग, इसमें आउटपुट वैल्यू की बाउंडेशन होती है 0 से 1 के बीच में, दिस इज द एडवांटेज। एंड क्लियर प्रेडिक्शंस, इसके थ्रू हम लोग बिल्कुल क्लियर प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट आएगा वो किस टाइप का आएगा, क्लियर। फिर इसके बाद इसमें कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, जो कल अपन ने डिस्कस किया था कि वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या है, उस वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को ये सपोर्ट नहीं करता है सिग्मोइड लॉजिस्टिक फंक्शन, है ना। अब और साथ में ये जीरो सेंटर्ड आउटपुट, नॉट जीरो सेंटर्ड, है ना, जीरो सेंटर्ड नहीं होता, ये 0 से तो स्टार्ट उसको लेके चल रहे हैं अपन। और कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, अगर अपन देखें सिग्मोइड लॉजिस्टिक, इसके थ्रू अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये कंप्यूटेशनली क्या है, एक्सपेंसिव है। और वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम की प्रॉब्लम डिस्कस अपन कर ही चुके हैं, क्लियर। तो ये आपका एक सिग्मोइड जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है और उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, अपन लोग यूज करते हैं इन द एक्टिवेशन फंक्शन। फिर इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट एक्टिवेशन फंक्शन इज द 10H, हाइपरबोलिक टेंजेंट अपन इसे बोलते हैं, हाइपरबोलिक टेंजेंट। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखिए आप लोग,
एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एच एक्स भी अपन लिख सकते हैं, ये एक्टिवेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। टेन एच एक्स की वैल्यू में चेंजेस एक्स के लिए अपन निकाल रहे हैं टेन एच, है ना, इसको लिखते हैं 2/1 प्लस ई रेस टू द पावर माइनस 2x और -1, तो है ना। तो ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्गर फॉर टेन एच देन सिग्मोइड। क्या है? ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्गर फॉर टेन एच देन सिग्मोइड, है ना। और डिसाइडिंग बिटवीन द सिग्मोइड और टेन एच विल बी डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेडियंट एंड स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अब इसके एडवांटेजेस हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्गर देन सिग्मोइड, सिग्मोइड जो अपन लोगों ने प्रीवियस वाला जो पढ़ा था इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर माना जाता है हाइपरबोलिक टेंजेंट, है ना। देन गिव मोर ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन एज कंपेयर टू सिग्मोइड, ठीक है ना। ये इस पे एनालिसिस किया गया है, एनालिसिस करने के बाद ये बताया गया दिस इज मोर ऑप्टिमाइज्ड, दिस प्रोवाइड द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन as compared to sigmoid function, okay। then disadvantages इसका वही बना हुआ है, vanishing gradient problem जो अपन को इस sigmoid के अंदर बनी हुई थी वही सेम टू सेम प्रॉब्लम्स यहाँ पर बनी हुई है, क्लियर। नाउ वी कम्स टू द ReLU रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट्स अपन जिसे बोलते हैं। अब इसमें ReLU जो होता है जैसे अपन रेक्टिफाइड भी बोल सकते हैं यहाँ पर, तो इसमें आप लोग देखिए इट इज वेरी पॉपुलर व्हेन वी कम्स यूजिंग द डीप लर्निंग और नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क। जब अपन लोग डीप लर्निंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डीप लर्निंग। मैंने डीप लर्निंग आपको बताया था, डीप लर्निंग बेसिकली क्या होता है। डीप लर्निंग में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था इन द न्यूरल नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन जब देखते हैं तो लैक ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के अंदर और वो लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं कि इनपुट लेयर है, हिडन लेयर है, आउटपुट लेयर है। हिडन लेयर एक से ज्यादा लेयर भी हो सकती हैं, 2, 4, 10, 25, 50 कितनी भी नंबर ऑफ हिडन लेयर्स होती हैं। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ हिडन लेयर्स होंगी उतना ज्यादा आपका प्रेडिक्शंस बेस्ट होगा, है ना। तो उसे अपन बोलते हैं डीप लर्निंग। तो जब डीप लर्निंग अगर आप यूज कर रहे हो जिसमें नंबर ऑफ लेयर्स बहुत ज्यादा हैं, नंबर ऑफ लेयर्स में किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, सॉल्व किया जा रहा है, तो उसे अपन तब अपन कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं? ReLU एक्टिवेशन फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। ReLU किस केस है? आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। हेलो, इसको बंद कर दो, क्लास चल रही है, नोट नहीं कर दो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। हेलो, यस सर आ रही है। ठीक है, तो ReLU रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट्स के बारे में अगर अपन बात करें तो देखिए इसमें जो वैल्यूज होती हैं ऑलवेज क्या होती हैं ReLU एक्टिवेटेड फंक्शन के अंदर। देखिए आप लोग इसमें जो वैल्यूज होती हैं ऑलवेज अगर नेगेटिव वैल्यू है ना, अगर कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू अगर होती है, जैसे इफ Rx ReLU एक्टिवेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 0 और x होगी। क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू 0 या x होगी। दैट इज इफ x इज लेस देन 0। यहां पर अगर आपकी ये जो ग्राफ जो जा रहा है ना, अगर कहीं आपको x की वैल्यू माइनस में जा रही है, ये ग्राफ अगर नीचे की ओर जाएगा तो अपने मालूम है कि ये वैल्यू माइनस में है, ये प्लस में है x के लिए, ये फिर y के लिए, ये y या किसी अनदर के लिए। तो जब ये वैल्यू अगर इधर नीचे की ओर जाएगी तो क्या जा रहा है, ये वैल्यू माइनस में जा रही है। तो इसमें ReLU रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट से ReLU एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर क्या होता है कंडीशन कि यदि x की वैल्यू लेस देन 0 है तब Rx क्या होगा? 0 होगा। ठीक है ना, क्या होगा? Rx 0 होगा।
मतलब कहीं इधर की वैल्यू अगर माइनस में चली जाती है तो हम वैल्यू एक्टिवेशन फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। और यदि वैल्यू पॉजिटिव है, देखिए x इज ग्रेटर देन 0, ये जा रहा है ऊपर, x इज ग्रेटर देन 0, ये आपकी वैल्यू, ये आपकी देखिए ग्रेटर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं अपन, तो यहां पर हम लोग दिखा रहे हैं इस चीज को, इफ x इज ग्रेटर देन 0 और इज इक्वल टू 0, है ना, तो जो भी x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू जो भी होगी, x की वैल्यू जो भी होगी 0 से कम है तो 0 सेट कर दिए, यदि 0 या 0 से ज्यादा है तो अपन ने जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी वही अपन सेट कर देंगे। दिस मेक द डिफरेंस फॉर द ReLU एक्टिवेशन फंक्शन। ओके, अब ये जो ReLU एक्टिवेशन फंक्शन होता है इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब इसको अगर अपन देखें तो दिस इज द कंप्यूटेशनली इफिशिएंट, allow the network to coverage quickly। क्या बोल रहा है ये ReLU एक्टिवेशन फंक्शन जो है ना, ये क्या होता है, ये अपने आप में कंप्यूटेशनली एफिशिएंट होता है ReLU एक्टिवेशन फंक्शन, एंड अलाउ द नेटवर्क टू कवरेज क्विकली, नेटवर्क में कवरेज बहुत जल्दी करता है ये, और नॉन लीनियर। अब इसमें क्या है, अलाउ इट लुक्स लाइक लीनियर फंक्शन, जैसे लीनियर फंक्शन के लिए अलाउ होता है वैसे नॉन लीनियर के लिए, मतलब ये नॉन लीनियर फंक्शन के लिए ही ReLU एक्टिवेशन फंक्शन यूज होता है। और साथ ही इसने नो प्रॉब्लम ऑफ वैनिशिंग ग्रेडियंट, वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम्स को इन्होंने शॉर्ट आउट कर दिया है ReLU के अंदर, जो कि यहाँ पर वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम थी, यहाँ पर वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम थी, इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को हमने शॉर्ट आउट कर लिया है ना। अब कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस अपन अगर देखें तो डिसएडवांटेजेस में देखो, द ग्रेडियंट कैन गो टुवर्ड्स 0, है ना, न्यूरॉन्स विच गो इनटू दैट स्टेट विल स्टॉप रिस्पोंडिंग टू वेरिएशंस इन द एरर इनपुट, इट इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ डाइंग न्यूरॉन्स। ये एक अपने आप में डिसएडवांटेजेस है ना। अगर अपन टू फिक्स दिस प्रॉब्लम मॉडिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस कॉल्ड दी लीकी ReLU, अगर इस प्रॉब्लम को हम लोग शॉर्ट आउट कर लेते हैं, फिक्स कर देते हैं इस प्रॉब्लम को, तो इस ReLU फंक्शन को अपन क्या किस नाम से जानेंगे, लीकी ReLU फंक्शन के नाम से जानेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से अपन लोगों ने तीनों एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में पढ़ा है, और उसका एक कंपैरेटिव चार्ट भी कुछ पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो ये जो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन है, इसमें देखिए आप लोग, ये एक्टिवेशन फंक्शंस के पैरामीटर्स हैं, ये सिग्मोइड है, ये tan-h है, और ये ReLU है। हमें मालूम है कि 2 टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, एक लीनियर होती है और एक नॉन लीनियर होती है। लीनियर जो होती है बहुत ईजी होती है, लीनियर रिग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा, उसमें आपको एक्टिवेशन फंक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्टली वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। और जो नॉन लीनियर होती हैं, जिसमें टफ होता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है, उसे नॉन लीनियर अपन बोलते हैं, नेचर, है ना। तो ये जो सिग्मोइड है, tan-h है और ReLU है, सभी तीनों एक्टिवेशन फंक्शन किस टाइप की नेचर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, नॉन लीनियर को, है ना। फिर इसके बाद मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर अपन देखें सिग्मोइड की, a is equal to 1/1 plus e raised to the power minus x, we have already discussed about this, and tan-h को 2/1 plus e raised to the power minus 2x minus 1 होता है इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, और इसका होता है rx is equal to max 0, x, मतलब या तो 0 वैल्यू होगी, लेस देन है x की वैल्यू तो 0 होगी, एल्स अगर ग्रेटर देन है तो x होगी, है ना। कॉम्प्लेक्सिटी देखें, इजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, सिग्मोइड को कर सकते हो आप, इजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, सिंपल एंड एफिशिएंट, ये ज्यादा सिंपल एंड एफिशिएंट। आज के समय में जो एक्टिवेशन फंक्शन यूज हो रहा है वो ReLU सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। ऑप्टिमाइजेशन, दिस फंक्शन इज नॉट जीरो सेंटर्ड, सो ऑप्टिमाइजेशन इज हार्डर, है ना, हमें मालूम है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। और दिस फंक्शन इज जीरो सेंटर्ड, सो ऑप्टिमाइज इज इजियर, ये जीरो सेंटर्ड होता है। और गिव ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, ये बेस्ट सॉल्यूशन हमें देता है, जैसा अपन लोग डिस्कस कर रहे थे। कौन सा, ReLU ऑप्टिमाइजेशन, ReLU एक्टिवेशन फंक्शन,
ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। कंप्यूटेशन टाइम रिक्वायर मोर कंप्यूटेशन टाइम, सिग्मोइड फंक्शन को टाइम ज्यादा लगता है, रिक्वायर मोर कंप्यूटेशन टाइम देन रेलू, रेलू से भी ज्यादा टाइम लगता है और सिग्मोइड से कम टाइम लगता है। इसको 10H इन दोनों को कंपैरिजन किया है। रिक्वायर लेस कंप्यूटेशन टाइम देन सिग्मोइड एंड 10H, इन दोनों से ही कम टाइम रेलू के लिए लगता है, ठीक है ना। स्पेयरसिटी प्रॉपर्टी नो 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 यस। फिर प्रॉब्लम ऑफ डेड न्यूरॉन नो नो यस। कैन बी सॉल्व बाय लीकी रेलू, लीकी रेलू अपन ने जस्ट अभी डिस्कस किया था। फिर वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम यस यस यस, और यहाँ वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को हमने सॉर्ट आउट कर लिया इसलिए नो आ गया। लेयर्स कैन अप्लाई ऑन एनी लेयर ऑफ न्यूरल नेटवर्क, कैन अप्लाई ऑन एनी लेयर ऑफ न्यूरल नेटवर्क, किसी भी लेयर की न्यूरल नेटवर्क की किसी भी लेयर पे हम दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। और इसको कैन अप्लाई ऑन ओनली हिडन लेयर ऑफ न्यूरल नेटवर्क, केवल हिडन लेयर्स। डीप न्यूरल नेटवर्क की अगर अपन बात करते हैं तो डीप न्यूरल नेटवर्क में नंबर ऑफ लेयर्स, हिडन लेयर्स बहुत सारी होती है, तो इस वजह से उस लेयर के लिए सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है रेलू। गुड फॉर क्लासिफिकेशन, गुड इन क्लासिफिकेशन एंड फॉर क्लासिफिकेशंस नीड टू यूज सॉफ्टमैक्स एंड फॉर रिग्रेशन नीड टू यूज लीनियर फंक्शन। तो इस तरीके से ये अपन ने इसकी सारी चीजें देख ली हैं, क्लियर। तो इस तरह से ये एक्टिवेशन वाला सेक्शन अपना पूरा हो रहा है, क्लियर। अब अपन आते हैं वेट एंड बायस फैक्टर। इसके बारे में अपन पहले से पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पढ़ने में, बस अपन डिस्कस करके आगे पढ़ जाएंगे। वेट क्या डिसाइड करता है? वेट इज बेसिकली डिसाइड द इम्पोर्टेंस ऑफ द इनपुट। जो इनपुट डेटा हमारे पास आ रहा है ना, जो भी इनपुट डेटा हमारे पास आ रहा है उसको हम कितना वेट दे रहे हैं, वेटेज दे रहे हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 5 स्टूडेंट्स या मेरे पास 5 अलग अलग डिपार्टमेंट से मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आती हैं, अब मुझे उसका अपने आप में वेटेज क्या होगा, उसका वेटेज जिस प्रॉब्लम को मुझे पहले सॉल्व करना चाहिए उसका वेटेज ज्यादा होगा। मुझे मालूम है कि इसको प्रायोरिटी मुझे देनी चाहिए तो उसका वेटेज ज्यादा होगा। वैसे ही क्या होता है कि न्यूरॉन्स के पास जो प्रॉब्लम्स आती है, न्यूरॉन्स के पास या नोड के पास जो भी प्रॉब्लम्स आती है सॉल्व करने के लिए, उसका यदि आपको एक्टिवेशन फंक्शन या उसकी वैल्यूज अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? इनपुट वैल्यू जो भी आई है वो इनटू उसका वेट, है ना, प्लस बायस फैक्टर, ठीक है ना। बायस मतलब जो भी आउटपुट आ रहा है उसको उसके साथ अगर कोई कोफिशिएंट वैल्यू ऐड कर दें तो क्या होगा, उसके आउटपुट पर उसका इफेक्ट सीधा सीधा एक कांस्टेंट वैल्यू लेके चलते हैं तो उस हिसाब से उसका आउटपुट आता है। वही चीजें मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है आप लोगों के लिए, है ना। ये मैं पीपीटी आप लोगों को सेंड कर दूंगा, क्लियर। अब देखिए बायस इसमें एक फॉर्मूला हम लोगों ने डायग्राम के थ्रू दिखाया है उसको। देखिए ये न्यूरॉन्स हैं, इन न्यूरॉन से कुछ, इस न्यूरॉन का एक अपना आउटपुट है, इस न्यूरॉन का अपना एक आउटपुट है। नंबर ऑफ लेयर्स की बात कर रहे हैं अपन, है ना। और ये कोई न्यूरॉन है, इसके पास यहाँ से डेटा आ रहा है, यहाँ से डेटा इनपुट में मिल रहा है, यहाँ से इनपुट मिल रहा है। नंबर ऑफ एन न्यूरॉन्स हैं और एन इनपुट हमारे पास आ रहा है। तो A1 एक इनपुट है, उसका W1 वेट है, A2 इनपुट है, W2 वेट है, AN इनपुट है और WN उसका वेट आ गया। अब इनको अपन ने सम किया। सम कैसे किया? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हुए अपन उसका सम करेंगे। और साथ में अपन क्या करेंगे, बायस फैक्टर प्लस करेंगे। इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन कि बायस फैक्टर आपको रखना नहीं रखना, नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन बायस क्या करता है कि जो भी, ये देखिए, जो भी इससे जो आउटपुट जनरेट हो रहा है उस आउटपुट में कोई एक कोएफिशिएंट वैल्यू हम ऐड कर देते हैं, उससे हमारा आउटपुट कैसा शिफ्ट करना है। शिफ्टिंग में लाइन ये जा रही है तो हो सकता है शिफ्ट करने से इधर पहुंच जाए या इधर आ जाए, आगे पीछे कहीं भी हो सकती है ना, प्लस माइनस अपन कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये आपका बायस और वेटेड के बारे में अपन ये डायग्राम को बना सकते हैं, क्लियर। अब स्टूडेंट्स हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। एक होता है लॉस फंक्शन। अब आप बोलेंगे कि सर ये लॉस फंक्शन क्या होता है? एक्टिवेशन फंक्शन समझ में आया, लेकिन ये लॉस फंक्शन क्या होता है? जैसे कि
मैं आपसे बोलूं कि सपोज आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स कोई बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो क्या सोचते हैं, कुछ प्रिडिक्शंस निकालते हैं कि हम ये बिजनेस में इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और इससे ये हमें इतना प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। एक प्रिडिक्शंस उन्होंने निकाल के रखा। अब जब हम एक्चुअल में उस पर काम करते हैं, उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो एक्चुअल में आपका आउटपुट या आपका बेनिफिट या आपका बिजनेस कितना हो रहा है ना। अब उन दोनों के बीच का डिफरेंस, एक प्रिडिक्शंस आपने लगाया था कि इसका प्रिडिक्शंस के बेस पर ये बिजनेस होना चाहिए, इतना प्रॉफिट होना चाहिए, ये आउटपुट आना चाहिए, लेकिन आ ये रहा है, तो उसके बीच के डिफरेंस, उसका बीच का डिफरेंस कितना है ना। तो हमें क्या कोशिश करनी है कि हमें उस लॉस को कम से कम करना है। लॉस फंक्शन को आपको क्या करना, ऑप्टिमाइजेशन द फंक्शन। लॉस फंक्शन लर्न्स टू रिड्यूस द एरर्स इन द प्रेडिक्शंस। जो भी अपन लोगों ने प्रेडिक्शंस लगाए थे, उस एरर को रिड्यूस करने का काम किसका होता है, लॉस फंक्शन का होता है। तो वही चीज लिखी, इट इज अ मेथड ऑफ एवेल्यूटिंग हाउ वेल स्पेसिफिक एल्गोरिथम मॉडल्स द गिवन डेटा। इफ प्रेडिक्शंस deviates too much from actual results, loss function would cough up a very large number. Gradually, with the help of the sum optimization function, loss function learns to reduce the errors in the predictions. Okay, there is no one size fits all loss functions to algorithms in machine learning. There are various factors involved in choosing a loss function for a specific problem, such as type of machine learning algorithm chosen, easy of calculating the derivatives, and some degree of percentage of outliers in the data set. इस तरीके से बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिस पर डिपेंड होता है कि आप कौन सी एल्गोरिथम्स यूज कर रहे हैं मशीन लर्निंग की, है ना। आउटलियर्स क्या सेट कर रहे हैं, ऐसी डिग्री ऑफ परसेंटेज आउटलियर्स डेटा सेट में क्या सेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं जिस पर कि आपका लॉस फंक्शन डिपेंडेंट होता है कि उसको कैसे आपको उस एरर को मिनिमाइज करना है। इसे अपन बोलते हैं लॉस फंक्शन, है ना। अब ये जो लॉस फंक्शन होता है ब्रॉडली, हम लोग इसको देखिए, ब्रॉडली लॉस फंक्शन कैन बी क्लासिफाइड इन टू मेजर कैटेगरीज। लॉस फंक्शन को डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लर्निंग, आप टाइप ऑफ लर्निंग किस टाइप की कर रहे हैं। टास्क वी आर डीलिंग विद रिग्रेशन लॉसेस एंड क्लासिफिकेशन लॉसेस। मतलब जो लॉस फंक्शन है उसको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, एक होता है रिग्रेशन लॉस और एक होता है क्लासिफिकेशन लॉस। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की लर्निंग यूज कर रहे हैं, है ना। तो इन क्लासिफिकेशन लॉस में क्या होता है, क्लासिफिकेशन लॉसेस में वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट आउटपुट फ्रॉम सेट ऑफ फाइनाइट कैटेगरिकल वैल्यूज। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, कैटेगरी वाइज हम लोग उन ऑब्जेक्ट्स को या उन प्रॉब्लम्स को हम लोग डिवाइड करते हैं कैटेगरी वाइज। दैट इज गिवन लार्ज डेटा सेट ऑफ इमेजेस ऑफ हैंड रिटन डिजिट्स, कैटेगराइज देम इनटू वन ऑफ 0 to 9 डिजिट्स, है ना। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन लॉसेस होते हैं। फिर इसके बाद एक रिग्रेशन लॉस होता है। ऑन द अदर हैंड deals with predicting a continuous value, for example given floor area, number of rooms, size of rooms, predict the price of room। तो इस तरह से रिग्रेशन जो अपन ने पढ़ा था कि अगर ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ाएंगे तो इतना बढ़ेगा, एक्स बढ़ाएंगे तो वाई पे इतना इफेक्ट आएगा, ऐसा आपने रिग्रेशन पढ़ा था ना उस समय। तो ये आपका कैटेगरी वाइज अगर आप लर्निंग करा रहे हैं तो कैटेगरिकल लॉसेस होता है, क्लासिफिकेशन लॉसेस होता है। और अगर कंटिन्यूस वैल्यूज डील विथ प्रिडिक्टिंग अ कंटिन्यूस वैल्यूज, है ना, यहाँ पे ये लाइन ध्यान से देखिए आप, डील्स विथ प्रिडिक्टिंग अ कंटिन्यूस वैल्यूज, है ना। कंटिन्यूस वैल्यूज के हिसाब से अगर आप डील कर रहे हैं और कंटिन्यूस वैल्यूज आपकी बढ़ती जा रही हैं और उसके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, बढ़ती जा रही हैं, क्या इफेक्ट आ रहे हैं, है ना। जैसे अपन ने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था, तो वहां पर उस समय उस लॉस को दूर करने के लिए रिग्रेशन लॉसेस अपन लोग यूज करते हैं। क्लियर? टाइम कितना
टाइम एंड हो रहा है। एक मिनट, आप अभी टाइम एंड हो रहा है। हेलो हेलो बेटा, यस सर। हेलो। यस ये सर। टाइम हो रहा है ना, तो डबल से ज्वाइन कर लेना ओके सर। 5 मिनट बाद, है ना। 5 मिनट ओके में सर। अपन डबल से ज्वाइन करेंगे। अभी मैं स्टॉप कर दूं इसको, ओके सर। ठीक है ना। इसके बाद आगे का अपन नेक्स्ट उसमें उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।